गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, झारखंड के अंदर हमारे जो बच्चे हैं वो आज भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कोशिश हुई कि एक मार्च करने की, जो झारखंड की असेंबली है उसकी तरफ। बट इसी बीच क्या होता है ना कि पुलिस के द्वारा यहाँ पर भी लाठीचार्ज किया जाता है। दोस्तों, अभी हम उस बात को भूले नहीं है। अभी लगभग 20 दिन ही हुए हैं जब दिल्ली के जंतर मंतर के पास में जब यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया था पुलिस के द्वारा। तब भी जो बच्चे थे बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज भी बच्चे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे सरकारों को थोड़ा सा संवेदनशील होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो बच्चों की जेन्युइन डिमांड्स होती हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीसफुल तरह से अपनी डिमांड को सामने रख रहे हैं, अब उनके ऊपर इस प्रकार से आपका लाठीचार्ज करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर कोई पीसफुली अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी आवाज़ डेफ़िनिटली सरकार को सुननी चाहिए, एक डिस्कशन यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पर मुद्दा पता क्या है, देखो 3 पेपर तो सरकार ने यहाँ पे कैंसल कर दिए हैं, बट जो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम है और जो इनकी माँग है कि सीबीआई प्रोब हो, जो भी कमियाँ हुई हैं, जो इर्रेगुलरिटीज़ हुई हैं एग्ज़ामिनेशन की डिमांड्स के अंदर, मतलब एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाने के अंदर, ये डिमांड्स के ऊपर बच्चे अभी भी यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करके रखे हुए हैं। एंड अब यहाँ पे ये 17th डे हो गया है। इनफैक्ट ना एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, यहाँ पे जो सरकार है वो यहाँ पर आपके जो सोरेन जी हैं उनकी यहाँ पे सरकार आपको झारखंड के अंदर देखने को मिलेगी। अब उनकी सपोर्ट यहाँ पे करती है वहाँ की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है। बट एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात ये है कि कांग्रेस सरकार ने भी एक्चुअली जो लाठीचार्ज हुआ है ना, इसको यहाँ पर इन्होंने इनकी निंदा करी है कि लाठीचार्ज यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखो, पॉइंट पता क्या है कि ये बच्चों का मुद्दा है। यहाँ पर हमें पार्टी से ऊपर उठकर बात करनी होगी। बच्चों का भविष्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भले ही कोई भी पार्टी हो, पार्टियां आती जाती रहती हैं, पर स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है, स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं, स्टूडेंट्स के जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उनकी बात देखो डेफिनेटली यहाँ पे सुनी जानी चाहिए। दोस्तों, डेट है आज की 11 अगस्त 2026। आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी टीम के तरफ से जो इंडिपेंडेंस डे के ऑफर्स हैं यहाँ पे लाइव हो चुके हैं। अब इसके माध्यम से आपके जो प्रहार हैं, संकल्प बैच हैं, ये बहुत कम दाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे ही आपका जो सृजन प्री प्लस मेंस बैच है, ये भी आपको इंग्लिश और हिंदी के अंदर यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो ऑप्शनल बैचेज हैं, इवन आपके जो सी सेट का बैच है, ये सारे बहुत ही कम दाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सभी कोर्सेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे दे दिया है, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज हमें जो डिस्कस करना है, दैट इज बैंक इन अ बॉक्स। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, आप सब लोगों ने ना इन अपने इकोनॉमी के टॉपिक्स के अंदर आप लोगों ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में सुना होगा, राइट? अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, ये दरअसल में एक प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, दैट इज वन पर्सन वन वोट का प्रिंसिपल। यानी कि यहाँ पर जो आपके डिपॉजिटर होते हैं ना, वही एक प्रकार से इस पर्टिकुलर बैंक के मालिक होते हैं, जिसको हम बैंक कस्टमर ओन एंटिटी के नाम से भी यहाँ पे बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सुना होगा, अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सुना होगा। ये सारे मेजर आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। इवन कुछ साल पहले आपने एक पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस भी आपने सुना होगा, इसमें दिक्कत आ गई थी काफ़ी ज़्यादा। ये सब यूसीबीज होते हैं, ठीक है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में ना एक समस्या पता क्या आती है? समस्या ये आती है कि देखो, कई बार ना इनके पास जो पैसा होता है, जो रिसोर्सेज होता है, वो काफ़ी लिमिटेड होता है, ठीक है। और इस वजह से ना इन लोगों के द्वारा या इन बैंक्स के द्वारा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर उतना ज़्यादा खर्चा नहीं हो पाता। अब आप लोग जानते होंगे कि अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, ऐसी वेबसाइट जिसको हैक वगैरह ना किया जा पाए, ऐसी वेबसाइट जहाँ पर डेटा आपका ब्रीच ना हो जाए, डेटा का मिसयूज़ ना हो जाए, कोई आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो जाए, ऑनलाइन फ्रॉड यहाँ पे कम से कम हो। देखो यार, इसके लिए तो पैसा खर्च करना पड़ता है ना एक बैंक को, राइट, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। पर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर इनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो भाई कहाँ पर ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर खर्च कर पा रहे होंगे? और इस वजह से जो लोग हैं जिन्होंने पैसा डिपॉजिट वगैरह करवाया हुआ है, उनको बहुत दिक्कत आ सकती है, फ्रॉड वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर पता क्या हुआ, हमारे जो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, दैट इज बैंक इन अ बॉक्स। ये इनिशिएटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए होगा। एंड इसके माध्यम से हमने बनाया है एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, आप नोटिस करो, मैंने बताया ना आपको कि कुछ भी बैंक के साथ कुछ गड़बड़ हो, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो, उनकी वेबसाइट के साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे, तो एक्चुअल में ना ये जो बैंक इन अ बॉक्स है, ये सारा काम काज ये देख लेगा। मतलब
ये जो साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं ना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर, इनको फटाफट से आइडेंटिफाई करना, तेजी से रिस्पॉन्ड करना, इसके लिए हमने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम यहाँ पे बना दिया है जिसका नाम है बैंक इन अ बॉक्स। तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ही हुआ एक प्रकार का, जिसका इस्तेमाल करके बैंक वर्ल्ड क्लास बैंकिंग फैसिलिटीज अपने कस्टमर को दे पाएंगे, और ऐसा करने के अंदर उनको बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने ना आइडेंटिफाई किया, अंडरस्टैंड किया कि यार इनके पास रिसोर्सेज की कमी है, ये उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते जितने बड़े बड़े बैंक खर्च कर सकते हैं। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि चीज़ों के साथ कंप्लाई तो करना ही करना है ना, साइबर सिक्योरिटी के साथ हमें इंश्योर तो करना ही है। तो इसीलिए बैंक इन अ बॉक्स एक सेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पे बना दिया गया है। अब इसके माध्यम से कोर बैंकिंग सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है ना, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन, ग्रुप साइबर इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें, इवन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 24/7 साइबर मॉनिटरिंग होती रहेगी, एनएफएसयू पार्टनरशिप जिसके माध्यम से साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे दी जाएगी, ताकि ना कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ पे इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को यहाँ पे ना आए, एंड इस प्रकार से वो अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह को यहाँ पे अपग्रेड कर पाएँ बिना कोई ज़्यादा पैसा खर्च किए हुए। ये है आपका बैंक इन अ बॉक्स। तो ध्यान रखिएगा, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है इंडियन नेवी यूएस नेवी ईओडी एक्सरसाइज 2026। सबसे पहले इस वर्ड को समझो, व्हाट एग्जैक्टली इज ईओडी। ईओडी स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। क्या मतलब होता है इस चीज़ का? देखो, कई बार ना आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई बार हमें पानी के नीचे कुछ थ्रेट्स होते हैं जिनको हम अंडर वाटर थ्रेट्स बोलते हैं। कई बार माइंस वगैरह हमें कहीं पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई बार जो इक्विपमेंट होता है उसको सही ढंग से हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। ये मॉड्यूल्स को ना बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है, नहीं तो फटने का बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ पे होता है। तो एक्चुअली पॉइंट बता क्या है, भारतीय नेवी और यूएस नेवी यहाँ पर दोनों साथ में आ रही है, क्योंकि ये पानी के अंतर्गत भी खासकर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर कोशिश ये कर रही हैं कि आपस में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम यहाँ पे उनको शेयर करें। इनफैक्ट ना यहाँ पर जो दोनों कंट्रीज की नेवीज मिली हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, दोनों देशों के अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, अपने आपस में जो जानकारी है उसको साझा कर रहे हैं, टेक्निकल डिस्कशंस हो रही हैं, इक्विपमेंट, टैक्टिक्स, नई नई टेक्नोलॉजीज उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। और ये हम ऐसा पहली बार नहीं कर रहे, ये 2005 से ही इस प्रकार की हम यहाँ पे जॉइंट सैल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। ये इस एक्सरसाइज का 8वां एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो आज के समय कोची केरला के अंदर यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो ऐसा मानना है कि इससे दोनों देशों के साथ मिलकर काम करना, और खासकर अगर मैं बात करूँ ना, ये जो पानी के अंदर यहाँ पे हमें यहाँ पे बॉम्ब्स, माइंस, ग्रेनेड्स, मिसाइल्स, इन सबको डिटेक्ट करना, इनको यहाँ पे सेंसर के थ्रू हम यहाँ पे इनको अंडरस्टैंड करेंगे, इमेजिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, तो उन सब का इस्तेमाल करके अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। ये है आपका ईओडी एक्सरसाइज। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है एम्बोसेली नेशनल पार्क। सबसे पहले तो आप इस नेशनल पार्क की लोकेशन देखिएगा। देखो, यहाँ पर जब मैं बात करूँ ना एम्बोसेली नेशनल पार्क की, तो ध्यान रखिएगा कि ये कीनिया कंट्री के अंदर है। कीनिया के ना बिल्कुल सदर्न वाले हिस्से के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल तंजानिया के पास में। अब सवाल आएगा कि चलो लोकेशन तो हमें समझ आ गई, अभी हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? देखो, आप लोगों ने ना इस लोकेशन को पक्का ही अपनी ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा या एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा होगा। आप लोगों ने मसाई मारा के बारे में, है ना, द ग्रेट गेम बहुत ही फेमस होती है ना। मसाई दरअसल में ना एक कम्युनिटी है, एक इंडिजिनस ग्रुप है वहाँ पे, जो आपको कीनिया के अंदर, आपको तंजानिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ना बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर अपना पेस्टोरलिस्ट के तौर के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं। और एक्चुअली इस पूरे रीजन के अंदर आपको बहुत भारी मात्रा के अंदर वाइल्ड लाइफ का आपका जो मूवमेंट है, माइग्रेशन भी देखने को मिल जाएगा, और खासकर एलिफेंट्स का भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इस पूरे रीजन की बात करूं तो यहाँ पर ओपन सवाना ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स, वुडलैंड्स, सीजनल लेक्स देखने को मिल जाती है। और ये जो रीजन है ये अफ्रीकन एलिफेंट्स के लिए खासकर जाना जाता है। इसके अलावा आपके लॉयंस, चीतास, जिराफ, ज़ेब्रास और भी बहुत सारी स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी। इनफैक्ट ना यहाँ पर जो पानी आता है वो अंडरग्राउंड वाटर आता है माउंट किलिमंजारो का, जिसके माध्यम से अगर बारिश कम भी हो तो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे सही रहती है। बहुत ही फेमस है एम्बोसेली नेशनल पार्क, आई एम श्योर आप सबने पढ़ा है इसके बारे में। अब आज के समय न्यूज़ में पता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना 15 एलिफेंट्स की डेथ हो गई।
क्यों? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं साइनाइड पॉइज़निंग यहाँ पे होगी, ठीक है? ज़हर जो होता है ना, वो उन्होंने यहाँ पे कंज़्यूम कर लिया टमाटोज़ के साथ ही, मतलब टमाटर जब खाए तो उनमें ज़हर था। अब पॉइंट आता है कि साइनाइड पॉइज़निंग होती क्या है? देखो, साइनाइड ना ऐसे किसी कंपाउंड को बोलते हैं जिनमें कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे साइनोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन साइनाइड, या फिर एक क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हम लोग पॉपुलरली जहर के नाम से, पॉइजन के नाम से यहाँ पे जानते हैं। अब इसका ना इस्तेमाल कई जगह होता है साइनाइड का। देखो, एक तो है कि गोल्ड और सिल्वर को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब माइनिंग करते हैं, वहां पर इस्तेमाल होता है। फिर आपका मेटल को प्लेटिंग करने के ऊपर, मेटल प्लेटिंग लगाने के ऊपर, प्लस एट द सेम टाइम कुछ केमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक मटेरियल्स बनाने के तौर के ऊपर रॉ मटेरियल में इस्तेमाल होगा। फिर मेटल ट्रीटमेंट में, रिकवरी में, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में इसका इस्तेमाल होता है। तो कई जगह इसका इस्तेमाल भी होता है, पर अगर एक इंसान इसको कंज्यूम कर ले, या इस केस में जैसे एलिफेंट्स ने इसको कंज्यूम किया, तो उस केस में उनकी डेथ भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर एम्बोसली नेशनल पार्क के अंदर 15 एलिफेंट्स की डेथ के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिला। तो दोनों पॉइंटर, साइनाइड पॉइजनिंग भी और एम्बोसली नेशनल पार्क की, दोनों बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है एवरेस्ट, इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट FFSC रॉकेट इंजन। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है एंड इसका मीनिंग क्या है। देखो, पॉइंट पता क्या है? आप लोग जैसे एक रॉकेट इंजन समझते हो, क्या करता है एक रॉकेट इंजन? देखो, एक रॉकेट इंजन में पता क्या होता है, आप फ्यूल को बर्न करते हो, ठीक है? और फ्यूल बर्न करने से आपकी बहुत ही अलग अलग प्रकार की हाई स्पीड गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। अब ये गैसेस बाहर निकलती हैं बैक साइड की तरफ, उस वजह से आपका जो रॉकेट है वो एक थ्रस्ट की फॉर्म के अंदर आगे की तरफ यहाँ पे मूव करता है। ऐसे ही तो होता है ना? बिल्कुल सही बात है। तो पॉइंट पता क्या हुआ यहाँ पर? बेसिकली फ्यूल और ऑक्सीजन ने यहाँ पे कंबस्टन किया और उससे एक थ्रस्ट मिली। अब दिक्कत पता क्या आती है? जो ये फ्यूल होता है ना, ये जो फ्यूल मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये कुछ हद तक फ्यूल इंजन की मशीनरी को रन करने के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है ना? अब उससे पता क्या होता है कि उतनी थ्रस्ट नहीं मिल पाती, उतनी एफिशिएंसी नहीं मिल पाती, ठीक है? बट इसका एक सोल्यूशन पता क्या है? इसका एक सोल्यूशन है फुल फ्लो स्टेज कंबशन साइकिल। अब इसमें क्या होगा? इसमें देखो, जितना भी फ्यूल है, फुल फ्यूल की जब मैं बात करना, या सिर्फ फुल फुल फ्लो की बात कर रहा हूं, जितना भी फ्यूल होगा ये सीधा जाएगा कहां पर? फ्यूल टरबाइन के अंदर। जो भी आपका लिक्विड ऑक्सीजन था वो ऑक्सीडाइजर टरबाइन के अंदर जाएगा, और इस प्रकार से जितना भी फ्यूल है वो सारा का सारा इस्तेमाल होगा थ्रस्ट जनरेट करने के अंदर। और जब ऐसा होगा ना दोस्तों, तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ पाए मेरी बात को? तो दोनों फ्यूल और ऑक्सीजन अलग अलग बर्नर के अंदर सेपरेटली बर्न किए जाते हैं, उनसे हॉट गैसेस बनती हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर वो हेल्प करते हैं एफिशिएंटली ऑपरेट करने के अंदर, और इस वजह से आपका ये जो एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेहतर हो जाती है। इनफैक्ट एफिशिएंसी के अलावा अगर मैं बात करूँ, तो रीयूजेबल लॉन्च करना भी यहाँ पर आसान हो जाता है। अब इसके माध्यम से मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स को हमें काम करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आसान हो जाती हैं। तो इसको बनाया किसके द्वारा है? ये भारत का पहला प्राइवेटली बिल्ट आपका रॉकेट इंजन देखने को मिल जाएगा, फुल फ्लो स्टेज कंबशन वाला, जिसको बनाया है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है एवरेस्ट। इसको पावर किया जाता है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन के द्वारा, ठीक है ना? और इनफैक्ट आप यहाँ पे इनका फर्क समझना, कन्वेंशनल इंजन में क्या होता है, सिर्फ कुछ हिस्सा प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं हम थ्रस्ट जनरेट करने के लिए, पर फुल फ्लो वाले वाले के अंदर यहाँ पे फ्यूल भी, ऑक्सीडाइजर भी यहाँ पर अलग अलग प्री बर्नर के माध्यम से यहाँ पे पार्शली बर्न होंगे, वो हॉट गैसेस प्रोड्यूस करेंगे और अपने अपने जो पंप्स होते हैं उनको यहाँ पे वो ड्राइव करेंगे, एंड इस प्रकार से बहुत ही एफिशिएंटली यहाँ पे काम करते हैं। बाकी ठीक है, बाकी सब पॉइंट्स भी वही हैं, ठीक है? और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके फुल फ्लो वाले आपके रॉकेट इंजन होते हैं, ये रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे माने जाते हैं। तो ये फ़ायदा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है इको एजुकेशनल हब, प्राकृतिक या प्राकृति ज्ञान धाम। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, पॉइंट पता क्या है? हम चाहते हैं कि यार लोग ना अवेयर हों इन्वायरमेंट के बारे में, लोग अवेयर हों विद रिगार्ड्स टू बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल हमें चीज़ों का कैसा इस्तेमाल करना है। अब एक तो तरीका पता क्या है कि बच्चों की स्कूल बुक्स के अंदर उनको यहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ाओ कि बायोडाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, या फिर एक काम करो, उनको ना एक ऐसी जगह लेके चलो, एक गार्डन टाइप जगह होगी
गार्डन भी होगा, बाकी सब चीज़ें भी होंगी। वहाँ पर जाकर वो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, वहाँ पर उनको वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिले, वहाँ पर उनको प्लांट स्पीशीज़ भी देखने को मिले, इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस भी देखने को मिले, तो ये सब फ़ायदा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो एक्चुअल में ना हमने ऐसा ही एक इको एजुकेशनल यहाँ पे हब बनाया है, जिसका नाम रखा गया है प्रकृति ज्ञान धाम। अब यहाँ पर बच्चे या कोई भी इंसान अगर यहाँ पे जाएगा, तो प्लांट गार्डन्स, बटरफ्लाई गार्डन्स, बर्ड वॉचिंग एरियाज़, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब देखने को मिलेगा। तो भाई बच्चे देख के तो बहुत खुश हो जाएँगे कि कितना बढ़िया चीज़ है। लोग भी बहुत यहाँ पे इंस्पायर होंगे इन चीज़ों से। तो हमने यहाँ पर ना जो प्राकृतिक ज्ञान धाम बनाया है लखनऊ के अंदर, जिसको कि हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनॉग्रेट किया है। अब इसके माध्यम से साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरमेंटल एजुकेशन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, बोटेनिकल हेरिटेज, कल्चर इंटरप्रिटेशन, सबको यहाँ पे हम कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। एक लिविंग रिपॉजिटरी यहाँ पे चीज़ों की बन जाएगी, जो लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। अब इसको डेवलप किया है CSIR NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, और लखनऊ के अंदर जो महर्षि पराशर बायो रिसर्च सेंटर है, इसके द्वारा। अब इसमें क्या-क्या होगा? एक तो होगा यहाँ पे इसमें पावन पथ, प्लांट एंड एसोसिएटेड वेजिटेशन फॉर एप्रिशिएटिंग नेचर पाथ। जो भी आपका देखो कहीं पर आपको वॉक करना है, उसके आस-पास बहुत ही अच्छे-अच्छे आपको यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, वेजिटेशन आपको देखने को मिल जाएँगी। फिर यहाँ पर ना हेरिटेज गार्डन भी बनाया गया है। जैसे भारत देश के अलग-अलग हिस्सों से कुछ इम्पोर्टेंट पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। जैसे 52 इमली टैमरिंड ट्री जो है, ये फतेहपुर, जो कि लिंक होता है 52 फ्रीडम फाइटर से। जो गांधी जी ने दांडी मार्च का रूट लिया था, उसके कुछ ट्रीज भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। गांधी जी का जो मैंगो का पेड़ था चंपारण के अंदर, उसको भी यहाँ पे लगाया गया है। पतालपुरी बनियान जो कि प्रयागराज के अंदर है, दशहरी आम जो आपको लखनऊ में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई जाएंगी, ताकि अपने हेरिटेज को भी हम यहाँ पे कंजर्व कर पाएँ। फिर यहाँ पे QR इनेबल्ड ऑडियो सिस्टम है, आप वहाँ पे सुन भी सकते हो, वीडियोज़ भी देख सकते हो इन चीज़ों के बारे में। फिर एक गार्डन बनाया गया है विभव एन्क्लेव के नाम से, जहाँ पर थ्रेटन्ड या एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ होंगी। भैरव एन्क्लेव के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़ के जो आपके स्टेट प्लांट्स हैं, उनको यहाँ पे लगाया जाएगा। बैम्बू स्टेम की बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो बैम्बू की अलग-अलग स्पीशीज़ यहाँ पे लगाई जाएँगी। तो ये सारा काम हम यहाँ पे कर रहे हैं इको एजुकेशनल हब प्राकृतिक ज्ञान धाम के अंतर्गत। आगे आएँगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है ई-समुद्र। अब ये क्या है? सबसे पहली बात तो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है, ई-समुद्र को। अब इसमें आपने नोटिस किया होगा कि हमारे ना बहुत सारे मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमने कुछ काम करना है विद रिगार्ड्स टू शिप्स। हो सकता है कुछ ऑनलाइन आपने फ़ीस की पेमेंट करनी हो, या फिर आपने कुछ एप्लीकेशन वगैरह दी थी, आपने उसको ट्रैकिंग करनी हो, फिर या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ सर्टिफ़िकेट वगैरह चाहिए हो। तो ये सारे काम एक सिंगल विंडो के माध्यम से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंगल विंडो डिजिटल क्लियरेंसी हम यहाँ पे कर रहे हैं इस ई-समुद्र के माध्यम से। तो इससे आपकी मैरीटाइम गवर्नेंस काफ़ी ट्रांसफ़ॉर्म होगी, सी फेयर्स के लिए सर्विसेज़ यहाँ पे बेहतर हो पाएँगी, शिपिंग कंपनीज़ के लिए, पोर्ट्स के लिए, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक सिंगल यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म बना दिया गया है, ई-समुद्र। इनफैक्ट ना कल भी मैंने डिस्कशन किया था सी फेयर्स के बारे में। तो सी फेयर्स की कई बार कुछ शिकायतें होती हैं, तो उनके लिए शिकायत जो है ई-नाविक, ठीक है? जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। अगर उनको कुछ सहायता चाहिए, कुछ मेडिकल हेल्प चाहिए, तो सारा सिंपल उनको इसी पोर्टल पे जाना है, उनको हेल्प वगैरह है वो यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो भी पैसा वगैरह लगता था, सारी चीज़ें लगती थी, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, रियल टाइम ट्रैकिंग, ये सारा कुछ इसी के माध्यम से यहाँ पे हो जाएगा। तो सरकार को भी यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हम यहाँ पे कर पाएँगे, और कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा कि अब डिलेज़ वगैरह नहीं होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो यहाँ पे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएँगी। और हम दरअसल में चाहते हैं हमारा मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 हम उसको अचीव करना है, प्लस हमारा अमृतकाल विज़न भी है 2047 का। तो इन सब के साथ यहाँ पे अलाइन करता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज़ का इनिशिएटिव ई-समुद्र जो हमें देखने को मिलेगा, राइट? तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। एंड जो कल मैंने होमवर्क दिया था, एक था गंगेस रिवर डॉल्फिन के बारे में, तो इसके IUCN स्टेटस की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको एंडेंजर्ड इसका स्टेटस देखने को मिलेगा, ना कि वल्नरेबल, इसीलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट बन जाएगा। डोकलाम इशू की बात करें, मैंने बताया था 2017 के अंदर किस प्रकार से ये बहुत बड़ा इशू बना था, और ये इंडिया, भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन एरिया पे ही है, सो दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। सी फेरर फर्स्ट इनिशिएटिव बिल्कुल यही बात करता है कि वेस्ट एशिया वाटर के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एरिया हो चुका है आज के समय के अंदर, तो हमारे इंडियन सी फेरर्स को हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए इनिशिएटिव है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। डन्यूब रिवर की बात करें, तो दोस्तों ये आपकी यूरोप के अंदर सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ना कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर।
इसीलिए ये स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत बन जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।